हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटा ऑफ एनर्जी के बारे में, या इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। वेल, क्वांटा ऑफ एनर्जी को समझने से पहले हमें जो है टाइप्स ऑफ मोशंस जो है वो समझने पड़ेंगे कि एटम या मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या टाइप के मोशंस होते हैं। सो पहले हम इन मोशंस को डिस्कस करेंगे। एंड मैंने आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यहाँ पर लिख रखे हैं। सो वन बाय वन हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। सो बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो सबसे पहले तो हम मोशन को समझते हैं कि भाई मोशन मतलब क्या होता है। मोशन को सिंपली बोलें तो चेंज इन इट्स करंट पोजीशन। ठीक है, मोशन का मतलब कि भाई कोई चीज अपनी करंट पोजीशन में चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहां पर खड़ा हूं एंड मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं तो मैंने अपना मोशन जो है वो चेंज करा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। एंड इसी को हम मोशन कहते हैं। एटम या मॉलिक्यूल के अंदर भी हमें जो है कई सारे तरीके के मोशंस देखने को मिलते हैं। सो जिसमें से फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की। सो ट्रांसलेशन मोशन को हम सिंपली अगर समझें तो हमारे सामने मान के चलिए एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने पानी डाला, पानी के अंदर मैंने जो है डिफरेंट इसके अंदर केमिकल्स ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कुछ भी हमारा केमिकल कंपाउंड हो सकता है। अब ये केमिकल कंपाउंड जो है यहाँ पर स्टिल नहीं रहता है। मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं पड़ा रहेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ये इधर जा सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, अपनी जगह को बदलते रहते हैं। एंड इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो पूरा एंटायर मॉलिक्यूल होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या पूरा का पूरा जो एटम होता है वो मूव करता है। सो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे। नाउ जो रिमेनिंग यहाँ पर मोशंस मैंने लिख रखे हैं, ये सभी जो मोशंस हैं ये जो है एटम या मॉलिक्यूल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांसलेशन में जहां हम बात कर रहे थे कि भाई पूरा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, बट ये जितने भी टाइप ऑफ मोशंस हैं इसमें एटम के अंदर जो चीज़ें हैं या मॉलिक्यूल के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें मोशन देखने को मिलता है। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं एंड बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे ये मोशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें रोटेशनल मोशन की, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलूँगा। मान के चलिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है इसको हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको ए कह दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको बी कह दिया। अब ये रोटेशन कैसे करेगा? यह हो सकता है कि इस तरीके से रोटेशन करे, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेशन करे, ठीक है, इस तरीके से था तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है हमारा। हो सकता है कि ये इस तरीके से भी रोटेशन करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है। सो इस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं वाइब्रेशनल मोशन पे। वाइब्रेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक एटम है ए, एक एटम है बी, इसके बीच में एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि भाई एक हमने गिटार लिया, गिटार की जो पतली पतली वायर्स होती हैं उसको हम उंगली से हिलाते हैं तो वो क्या होती है? एकदम से अपनी पोजीशन के आसपास जो है वाइब्रेट करती हैं। सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हमें बॉन्ड के अंदर देखने को मिलती हैं एंड इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। वेल, इस वाइब्रेशनल मोशन को हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अभी हम जस्ट इतना समझते हैं कि वाइब्रेशनल मोशन जो है वो बॉन्ड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। बॉन्ड्स अपनी पोजीशन से जो है आगे पीछे होते हैं,
ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहा गया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक मोशंस बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस टाइप का मोशन जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। सो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक तो रोटेशनल मोशन देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। इस टाइप के मोशन को हम कहेंगे स्पिनिंग मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, जिस तरीके से धरती भी अपनी एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रही है, जिससे हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की बात करते हैं। देन हम बात करते हैं स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन अभी हम बात कर चुके हैं कि अपनी एक्सिस पे इस तरीके से स्पिन करना, इसको स्पिनिंग मोशन कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर भी देखने को मिलती है। सो ये थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। एंड नाउ हम बात करते हैं कि भाई ये सब हमें पढ़ना क्यों है, इन मोशन से हमें क्या चीज़ समझ में आएगी। सो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सो मैं इनको यहाँ पर रब कर देता हूँ एंड बात करते हैं कि भाई ये मोशंस जो हैं हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है क्वांटा ऑफ एनर्जी से। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पहले डिस्कस करता हूँ। कोई भी चीज़ अगर मोशन करना चाहती है, इसको रब करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, ये मोशन करना चाहता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है अगर वो मोशन करना चाहती है, अपनी जो करंट पोजीशन है उसको चेंज करना चाहती है, तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे आगे चलने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। सेम अगर मॉलिक्यूल या एटम है, उसको अगर मोशन करना है तो उसको भी एनर्जी चाहिए होगी। एंड ये एनर्जी जो है मॉलिक्यूल और एटम के पास होती है। ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल या एटम के पास तो एनर्जी है एंड उस एनर्जी की मदद से ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन कर पा रहा है। आइदर वो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल या एटम की ट्रांसलेशन मोशन में यूज हो रही है सॉरी, आइदर वो जो एनर्जी है मॉलिक्यूल या एटम की ट्रांसलेशन मोशन में यूज हो रही है, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल या इलेक्ट्रॉनिक या स्पिनिंग मोशन में वो यूज हो रही है। बट हम इतना समझ पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल के पास तो एनर्जी है एंड इस एनर्जी से वो क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को यूज करके वो मोशन कर पा रहा है। इतनी बात तो क्लियर हुई। अब अगर मैं इस एनर्जी को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनर्जी को चेंज कर देता हूं, चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एटम विल रिजल्ट इन चेंज इन मोशन, will result in change in motion। अगर मैं मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी को चेंज कर देता हूं तो क्या मोशन के अंदर चेंज आएगा? वेल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पर जो है एक बीकर लेता हूं या एक बर्तन ले लिया सिंपली, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब पानी डाल के मैं इसको क्या करता हूँ, एक गैस के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गैस है, गैस की जो है इसको मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, आई नो, बट आपको समझना है कि भाई नीचे गैस रखी हुई है और गैस में से ये आग निकल रही है, इसको मैं हीट से मेंशन करता हूँ, ठीक है। ये गैस है, गैस में से जो आग निकलती है जिसको मैंने हीट से मेंशन कर दिया और उसके ऊपर हमने बर्तन रख दिया जिसके अंदर पानी प्रेजेंट है। अभी गैस को ऑन नहीं करा है, ठीक है, हमने सिंपली बर्तन लिया, गैस के ऊपर रख दिया, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन को लेते हुए चलते हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इधर ज़्यादा होगा, हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल इधर आए, ट्रांसलेशन मोशन देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही हम गैस को ऑन करेंगे, ये जो हीट है हमारी, ये हीट कहाँ जाएगी, पानी के मॉलिक्यूल के पास में। इस हीट को पानी का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, पानी गर्म होने लग जाएगा एंड थोड़े टाइम में हम देखेंगे कि ये पानी के जो पार्टिकल थे, पानी के मॉलिक्यूल्स से बहुत फास्ट जो है ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल जब उसको हीट दी, हीट को पानी ने एब्जॉर्ब करा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया पानी का और वहां पर
ट्रांसलेशन मोशन भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होने लग गया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई अगर मैं मॉलिक्यूल की एनर्जी के अंदर चेंज लाता हूँ, चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है, हमने इसकी एनर्जी को चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो उसका मोशन है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, मैंने शायद रिपीट कर दिया है, चेंज इन रिजल्ट इन द चेंज इन मोशन। ठीक है, सो अगर मैं मॉलिक्यूल की एनर्जी को चेंज करता हूं तो वहां पर हमें मोशन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि हम सिंपली घर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये वाला पानी उबालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स बड़ा फटाफट से मूव करते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी उसको बदल दो तो मोशन भी बदलेंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड फर्दर और आगे हम डिस्कशन करते हैं। सो मैं इसको रब कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, मैंने एक बीकर लेता हूँ, बीकर के अंदर जो है मैंने जो भी मॉलिक्यूल था उसको डाला या जो भी सैंपल कंपाउंड था उसको डाला। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल दी। ठीक है, ये जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, एंड ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसके पास कुछ एनर्जी होगी, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सैंपल या मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाएंगी तो मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके पास कुछ एनर्जी है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसके ऊपर डाला जाता है तो ये जो है मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉलिक्यूल ने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एनर्जी चेंज हुई मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पर हमें उसका मोशन भी चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने इसके ऊपर डाली है उसने मॉलिक्यूल की एनर्जी को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसका ट्रांसलेशन मोशन जो है वो बदल सकता है। हो सकता है कि उसका रोटेशनल मोशन बदले, हो सकता है वहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन बदले, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोशन बदले, हो सकता है स्पिनिंग मोशन बदले। तो जो भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल रहे हैं वो एनर्जी बदलेगी मॉलिक्यूल की, और ये जो एनर्जी चेंज हुई है मॉलिक्यूल की उससे मोशन भी चेंज होगा, चेंज इन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। वेल अगर इतना समझ में आ गया तो आपको 50% टॉपिक जो है क्वांटा ऑफ एनर्जी को एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का समझ में आया होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पर्टिकुलरली हम करते क्या है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सैंपल के अंदर डालते हैं। ये जो सैंपल होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसका मोशन चेंज हो जाएगा। और ये जो मोशन में चेंज हुआ है इसको हम डिटेक्टर की मदद से चेक करते हैं या नोट करते हैं, देन फर्दर एनालिसिस में इसको यूज करते हैं। तो मोटे तौर पे जो है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर हम इसके ऊपर गामा रेज डालेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर यूवी रेज डालेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी, अलग होगी। ठीक है, या हम IR रेज डालेंगे तो उसकी कुछ एनर्जी अलग होगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इसके ऊपर डालेंगे तो उसकी एनर्जी भी तो अलग होगी, मतलब मॉलिक्यूल को अलग अलग एनर्जी जा रही है। कहीं पे हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कहीं पे कम एनर्जी देते हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को चेंज करती है। ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, जो हम डिफरेंट टाइप्स, मान के चलिए मैंने इसके ऊपर यूवी लाइट डाली तो यूवी लाइट जो है उसकी एनर्जी अलग होगी, और वो जो एनर्जी है वो क्या चेंज करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को बदलेगी। अगर मैं इसके ऊपर IR लाइट डालता हूं तो IR लाइट क्या करेगी, एनर्जी को चेंज करेगी मॉलिक्यूल के, और वो जो एनर्जी चेंज हुई है उसकी वजह से क्या होगा, मोशन जो चेंज होगा वो कौन सा होगा, वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी हम परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो
ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है आप इस वीडियो को बैक करके ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वांटा ऑफ एनर्जी की तरफ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा ना, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। वेल यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड देन फर्दर बात करेंगे कि क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होता है। सो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रोटेट और इन मोशंस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या मोशन करते हैं, जो कि हमने अभी बात करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस भी हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट पॉइंट, टू चेंज इट्स मोशन वी प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेल जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि भाई अगर मुझे इस मोशन को चेंज करना है, मॉलिक्यूल जो है मोशन कर रहा है एंड अगर मैं इस मोशन को चेंज करना चाहता हूं सॉरी अगर मैं इस मोशन को चेंज करना चाहता हूं तो हमें जो है बाहर से एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, हम बाहर से एनर्जी देंगे, जैसा कि हमने एग्जांपल में भी डिस्कस करा था, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं मॉलिक्यूल का मोशन चेंज करना चाहता हूं तो मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बाहर से एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दिस आउटसाइड एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल एंड यूज टू चेंज द मोशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। वेल ये जो आउटसाइड एनर्जी है, जो हमने बाहर से एनर्जी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, और इस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करी है इस एनर्जी को यूज करेगा मोशन को चेंज करने के लिए। सो मॉलिक्यूल ने क्या करा, जो बाहर से एनर्जी दे रहे थे आउटसाइड वाले को, उसको एब्जॉर्ब करा और अपने मोशन को चेंज कर लिया। आई होप इतना तो आपने समझ में आया होगा, हम प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एंड ये जो नीचे वाले दो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटा ऑफ एनर्जी को समझने के लिए। द मॉलिक्यूल विल ओनली एब्जॉर्ब अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अभी फर्दर आगे बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से ये फिक्स्ड एनर्जी होती है एंड किस तरीके से वो फिक्स्ड एनर्जी काम करेगी। सो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इफ वी प्रोवाइड हायर और लोअर एनर्जी देन द रिक्वायर्ड फिक्स अमाउंट then it will not absorb by the molecule। well अगर किसी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए। ठीक है, अगर मैं उससे ज़्यादा एनर्जी दूंगा, उससे कम एनर्जी दूंगा, तो वो मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वेल इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इन चीज़ों को स्टार्टिंग के जो ऊपर वाले पॉइंट्स है इसको रब कर रहा हूँ। आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। सो मान के चलिए एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए बॉन्ड बी, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये वाइब्रेट कैसे करेगा, ये अपनी पोजीशन से अप डाउन आएगा। ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड हो गया हमारा बी, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। मान के चलिए ये हो गया ए बॉन्ड बी। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं ये ए बॉन्ड बी हो गया एंड यहाँ पर लेते हैं ये ए बॉन्ड बी हो गया। मान के चलते हैं ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम ए एटम बी जो है आपस में मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन देखने को मिलती है। ये वाला बॉन्ड इधर था, इसको खींचा तो ये इधर आ गया। ठीक है, इसको ओके थोड़ा सा और अच्छे से इसको ड्रॉ करते हैं, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को लिया, इसको हमने नीचे की साइड खींचा तो इसकी यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि ये बैंड हो गया। ठीक है, देन इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरीके से ये वाइब्रेशन करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वाइब्रेशन में क्या होगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर तो एंगल ये हमारा 90 डिग्री है मान के चलते हैं, बट जैसे ही वो ऊपर गया तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, जैसे ही वो नीचे आया तो ये वाला एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो अभी बॉन्ड एंगल वगैरह क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन जो है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखो बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी तो होगी वाइब्रेशन की, किसी ना किसी एनर्जी के बेस पे ये वाइब्रेट कर रहा होगा कि भाई नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये जो वाइब्रेशन हो रही है, इसको वाइब्रेशन को करने के लिए कुछ तो एनर्जी लग रही होगी, हम इतना कह सकते हैं। अगर मैं इस वाइब्रेशन को और तेज करना चाहता हूँ, मान के चलिए इस तरीके से गया ऊपर गया, इस तरीके से आया ऊपर गया, इस वाइब्रेशन को फास्ट में करना चाहूँ मैं, तो इस वाइब्रेशन को फास्ट करने के लिए मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान के चलिए मैं इस मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लाइट देता हूं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी ये वाला जो बॉन्ड है तभी एब्जॉर्ब करेगा, या ये वाला जो मॉलिक्यूल है तभी एब्जॉर्ब करेगा जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम अगर बात करें कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो हमें स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर दे रखा होता है। मैं एक स्पेसिफिक यहाँ पर बात करूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पर HCl की बात करता हूँ, तो HCl का जो है हाइड्रोजन अप डाउन करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन नीचे जाएगा, इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड ये हाइड्रोजन जो वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट एक फिक्स होगी। अगर मैं इतनी एनर्जी दूंगा तो ये वाइब्रेशन और ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये एनर्जी कितनी है, ये बुक्स के अंदर हमें मेंशन होती है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वाइब्रेशन के लिए वो फिक्स है। अगर मैं उतनी एनर्जी दूंगा तभी ये मॉलिक्यूल जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो वाइब्रेशन को और तेज करने लग जाएगा। अप डाउन इस तरीके से बहुत तेज वाइब्रेशन होगी। अगर मैं उस एनर्जी से ज़्यादा दे दूँ, मान के चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता हूं, समझाने के पर्पज से मैं यहां पर मान के चलता हूं कि भाई ये जो बॉन्ड है ये अप डाउन कर रहा है, इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, मान के चलते हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो है इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो 9 जूल है, मान के चलते हैं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। समझाने के पर्पज से बता रहा हूं कि भाई ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसको चाहिए एनर्जी 9 जूल की, ठीक है। अब जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूंगा, अगर उसकी भी एनर्जी 9 जूल है, तब तो ये फटाफट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वाइब्रेशन तेजी से होने लग जाएगा, ठीक है। बट अगर ये बॉन्ड जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 9 जूल, बट मैं इसको एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 9.5 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूं, तो ये लाइट इस मॉलिक्यूल से आर पार हो जाएगी। मैंने बीकर के अंदर जो है यहाँ पे सैंपल लिया है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब देता हूं तो वो एज इट इज पास हो जाएगी लाइट, ठीक है। लाइट जो है जैसे हम सैंपल के ऊपर डालेंगे, मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो सीधा पास हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी की लाइट चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए, अगर उससे ज़्यादा उससे कम, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 8.9 जूल भी कर दूँ ना एनर्जी, तब भी वो लाइट सीधे पास हो जाएगी। मॉलिक्यूल उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट में ही करेगा। अगर 9 जूल है तो 9 जूल ही उसको एनर्जी चाहिए। अगर मैं 9 जूल से ज़्यादा एनर्जी दूंगा, 9 जूल से कम एनर्जी दूंगा, तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइट सीधा पास हो जाएगी। बट जैसे ही मैं 9 जूल की लाइट को, अगर यहाँ पर मैं लाइट की एनर्जी 9 जूल कंसीडर करता हूँ, तो वो मॉलिक्यूल फटाफट से उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अप डाउन मोशन जो है हमें और ज़्यादा फास्ट देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर इस पॉइंट को फिर से रीड आउट करते हैं कि भाई द मॉलिक्यूल विल ओनली एब्जॉर्ब अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने बात करी कि भाई रिक्वायरमेंट कितनी है 9 जूल की,
एनर्जी कितनी चाहिए, 9 जूल की, ठीक है। अगर हम 9 जूल की एनर्जी दे रहे हैं तभी वो एब्जॉर्ब करेगा, विल ओनली एब्जॉर्ब, यहाँ पे ओनली वर्ड मैंने लिखा है, मतलब तभी एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम उसको हायर और लोअर एनर्जी देंगे रिक्वायर्ड एनर्जी के कंपैरिजन में, तो वहां पर जो है एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। इफ वी प्रोवाइड हायर और लोअर एनर्जी देन द रिक्वायर्ड फिक्स्ड एनर्जी अमाउंट, देन इट विल नॉट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। अगर मैं ज़्यादा या कम उसको एनर्जी दूंगा या उस ज़्यादा या कम एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूंगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्वांटाइज्ड है मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पर। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का मोशन चेंज करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए तो क्वांटा ऑफ एनर्जी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। सो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का मोशन चेंज करना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें उतनी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पर देनी होगी। अगर मैं ज़्यादा एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां प्रोवाइड करूंगा या कम एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल पास हो जाती हैं एंड वहां पर हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर हम जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उतना ही रिक्वायरमेंट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड कर रही हैं तो वहां पर जो है वो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड वहां पर मोशन चेंज होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी एंड इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा गया है कि भाई एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है, जितनी क्वांटिटी चाहिए सिर्फ उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ। मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इंक थोड़ा सा वो है, सो समझने की कोशिश करिएगा। ये K वाली शेल है, ये L वाली है, K L M N। आई होप आपने पढ़ा होगा शेल ऑर्बिट के बारे में कि K शेल होती है, L शेल होती है। K शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको L शेल पे पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, मान के चलिए अभी जो है ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल 50 जूल पर है, ठीक है, के शेल के अंदर। जस्ट समझाने के पर्पज से है, इसी को फिक्स मत मान लेना कि ऐसा ही है, जस्ट आपको समझ में आसानी से आए इसलिए मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है के शेल के अंदर उसकी एनर्जी है 50, एल वाले को चाहिए 150, ठीक है, या हम कह सकते हैं 100 जूल, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर होगा तो उसकी एनर्जी 100 होनी चाहिए और यहाँ पर एनर्जी कितनी है 50, ठीक है। अब मैं इसको अगर 51 जूल 50 जूल दूंगा, ठीक है, सॉरी 51 हो गया, 70 हो गया, 75 जूल एनर्जी दूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर पहुंच जाएगा, इधर कहीं नहीं। जब तक मैं इसको 100 जूल की एनर्जी नहीं प्रोवाइड करूंगा तब तक ये यहीं पे बैठा रहेगा। जैसे ही 100 जूल की एनर्जी इसको दूंगा ये इलेक्ट्रॉन फट से यहाँ पर मूव कर जाएगा। अगर मैं इसको 95 जूल की भी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पर जो है ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब 100 जूल वाली एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, ये उस 100 जूल वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और मूवमेंट शो करेगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि भाई एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटिटी में होती है, एंड किसी भी मोशन को चेंज करना है तो जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी या उतना एनर्जी की क्वांटिटी को हमें प्रोवाइड करना है। उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी देंगे तो वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगी और वहाँ पर कोई मोशन चेंज नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटा और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें,
कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।